IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और अब वक्त है देश दिन भर का। जी हां, अगर आप अपने समूचे देश को जानना चाहते हैं, देश के कोने कोने से खबर जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए IBN 7 के साथ, क्योंकि हमारी इस खास पेशकश में हम ऐसा कार्यक्रम लेकर आते हैं जिसमें लगातार हमारे 2000 संवाददाताओं का जो विशाल नेटवर्क है वो हम तक पहुंचाता रहता है अलग अलग शहरों और राज्यों से खबरें। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश का कोई हिस्सा, कोई कोना हम छोड़ते नहीं। तो देश दिन भर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे साथ है निशात शम्सी, भोपाल से मनोज शर्मा, दिल्ली से सैयद सोहेल और कोलकाता से विक्रांत दुबे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले चलते हैं मुंबई में मेरे सहयोगी निशात के पास। जी गुड मॉर्निंग तेजस्वी। लेकिन आज महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सामना में शिवसेना ने बीजेपी और एनसीपी दोनों पर निशाना साधा है। अपने संपादकीय में शिवसेना ने सीधे तौर पर सवाल पूछा है बीजेपी से कि क्या चूहों के समर्थन से सरकार बचेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी से यह भी सवाल किया गया है कि अब तक आप जिस नैतिकता की बात करते हुए जनता के बीच में आए थे, क्या वो नैतिकता खत्म हो गई है। महाराष्ट्र को लूटने वाले, खासतौर से एनसीपी की बात की गई है, महाराष्ट्र को लूटने वालों के साथ आप किस तरह का सरकार चलाने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। आप आखिर किस आधार पर शिवसेना को दरकिनार कर रहे हैं और एनसीपी आपको सही लग रही है। तो ऐसे तमाम बातें जो हैं आज के संपादकीय में लिखे गए हैं। विश्वास मत से पहले अपने सभी विधायकों की राय जानने के लिए उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई थी। उद्धव ने सभी विधायकों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया है, लेकिन इस बैठक में भी उद्धव कोई फैसला नहीं ले पाए। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि शिवसेना बुधवार सुबह तक आखिरी फैसला लेगी। बीजेपी को समर्थन या विपक्ष में बैठने के मुद्दे पर शिवसेना बुधवार सुबह 9 बजे तक फैसला लेगी। हमारा जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी सबको मिल जाएगी। इस बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम और दिवाकर राउते ने मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि 15 साल से विपक्ष में बैठने वाले शिवसेना के कई विधायक सरकार में शामिल होने के पक्ष में हैं। विश्वास दर्शक भी रेजोल्यूशन होगा, राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, इस सब पर शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जिस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे उसी तरीके से हमारे गट नेता जो है एकनाथ जी शिंदे, वो उसके बारे में हमारे विधायकों को मार्गदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी घमासान अपने चरम पर है। अब से कुछ ही घंटे बाद फडणवीस सरकार को विधानसभा में विश्वास मत की अग्नि परीक्षा से गुजरना है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी या विपक्ष में बैठेगी। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के हरिभाऊ बागड़े, शिवसेना के विजय अवती और कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी दलों से निर्विरोध स्पीकर चुनने की अपील की। फडणवीस ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, विधानसभा में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और कांग्रेस के राधाकृष्ण विखे पाटिल से फोन पर बात की। फडणवीस ने सभी नेताओं से स्पीकर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार हरिभाऊ बागड़े को समर्थन देने की गुजारिश की। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आज ये भी साफ हो जाएगा कि शिवसेना बीजेपी के साथ है या उसके खिलाफ। मुंबई के मलाड इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस की माने तो हत्या के पीछे की वजह मनी डिस्प्यूट हो सकता है। पीड़ित महिला का पति एक जाना माना बुकी है। मंगलवार दोपहर मलाड इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि रुस्तम जी रिवेरा बिल्डिंग में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। महिला की उम्र 36 साल थी और उसका नाम शगुफ्ता था। जब ये वारदात हुई उस वक्त महिला अपनी 2 बेटियों के साथ थी। पुलिस के मुताबिक महिला का पति सोनू जालान बड़ा सट्टेबाज है और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। पुलिस का कहना है कि महिला की 2 बेटियों ने वारदात को अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, बच्चे ने देखा है कि आरोपी को ऐसे बोल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या पैसे के लेन-देन को लेकर हुई है और चूंकि घर में जबरदस्ती किसी के दाखिल होने का सबूत नहीं मिला है, लिहाजा पुलिस मान रही है कि वारदात को किसी जानने वाले शख्स ने अंजाम दिया है। सूत्रों का कहना है कि महिला के पति सोनू जालान का रिश्ता दाऊद गैंग से भी है और वो सट्टेबाजी के चक्कर में 2 बार जेल की हवा भी खा चुका है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से और सुराग खोजने में लगी हुई है।
देश दिन भर में एक बार फिर से खबरों के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी तेजस्वी के पास। शुक्रिया निशात। तो देश दिन भर में हम लगातार आपको अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों से खबरें तो देते रहेंगे, लेकिन खबर आपको हम म्यांमार से भी दे देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अश्वमेध का घोड़ा है वो एक बार फिर से निकल पड़ा है दुनिया की सैर पर। 10 दिन के विदेश दौरे की हम आपको यहाँ पे खबर दे रहे हैं प्रधानमंत्री की, जहाँ पे उनका पहला पड़ाव है म्यांमार। आज पीएम मोदी को भारत आसियान की बैठक में हिस्सा लेना है। इसके बाद पीएम पूर्व एशिया शिखर बैठक में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी भारत आसियान बैठक के साथ साथ म्यांमार के नेताओं से द्विपक्षीय बात भी करेंगे। शाम को पीएम मोदी म्यांमार की विपक्षी नेता आंग सान सू की से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। पहले दिन म्यांमार पहुंचने पर मोदी ने राष्ट्रपति थेन सेन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम ने ट्विटर के जरिए बताया कि म्यांमार में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति से मुलाकात पर मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति थेन सेन से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हम लोगों ने द्विपक्षीय रिश्तों के साथ सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हमने कला, संस्कृति और वाणिज्य जैसे तमाम क्षेत्रों में मजबूत सहयोग की बात की। मोदी ने ये भी कहा कि आसियान देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम पहलू है। That we are neighbors, bilateral trade, which is approximately 2 billion, is too low. There is potential for growing of this, and therefore that's how the discussion went into SEZs. म्यांमार दौरा खत्म करने के बाद पीएम 13 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 15-16 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो फिजी जाएंगे। अपने एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रधानमंत्री आसियान और ईस्ट एशिया समिट में भाग लेंगे, लेकिन अहम सवाल ये है क्या वो चीनी प्रीमियर के पास यह घुसपैठ वाला मुद्दा उठाएंगे। मैं पल्लवी घोष रविंद्र कुमार के साथ लाऊंगी पल पल की खबरें नेपीतों से। पल्लवी घोष के साथ देखिए प्रधानमंत्री की म्यांमार यात्रा। इस बीच आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिष्टाचार के तहत चीन की फर्स्ट लेडी फेंग ली युआन को शॉल क्या उड़ाई, हड़कंप मच गया है। एपेक समिट के दौरान हुए इस वाकये की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद चीन में इन्हें इंटरनेट और सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया। चीन में एशिया पैसिफिक नेशन समिट में हिस्सा लेने आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के पास बैठे थे। सामने आतिशबाजी का कार्यक्रम चल रहा था। जब चिनफिंग किसी गंभीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत में मसरूफ थे, उस वक्त पुतिन और फेंग ली युआन के बीच हल्का फुल्का मजाक चल रहा था। इस दौरान उन्होंने ठंड का एहसास होने पर अपनी शॉल फेंग के कंधे पर रख दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुतिन के शिष्टाचार का फेंग ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया भी अदा किया, मगर जल्दी ही उन्होंने अपने साथ लाए अटेंडेंट से अपना कोट लेकर पहन लिया। इस दौरान मौजूद चीनी और विदेशी मीडिया ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद कर लिया और जल्द ही ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गईं। चीनी प्रशासन की नजर में आने के बाद वहां की साइट्स और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें और वीडियो सेंसर कर दिए गए। और कल आपको बता दें बिलासपुर में 11 महिलाओं की मौत की खबर एक बड़ी खबर बनी रही। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। छत्तीसगढ़ में नसबंदी कैंप में महिलाओं की मौत की जांच के लिए दिल्ली से एम्स के डॉक्टरों की टीम आज बिलासपुर पहुंच रही है। ये टीम अस्पतालों में भर्ती महिलाओं से मिलेगी। इस बीच केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने केंद्र सरकार से एम्स से टीम भेजने की अपील की थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फोन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात कर मदद का भरोसा दिया। बता दें कि बिलासपुर के पिंडारी गांव में सरकारी नसबंदी कैंप के दौरान ऑपरेशन के बाद 50 से ज्यादा महिलाओं ने दिक्कत की शिकायत की थी। इसके बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। नसबंदी के बाद परेशानी के चलते 11 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा महिलाएं अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रमन सिंह से फोन पर बात कर दोषियों को सजा देने की बात कही। वहीं राज्य सरकार ने मृतक महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी को हम कह सकते हैं कि कुछ तो खतरे में है, मगर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था से हम समझते हैं कि अब सभी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने घटना पर शोक जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में नसबंदी कैंप में महिलाओं की मौत को मुद्दा बनाकर आज कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के आह्वान के पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने
4 लोगों को निलंबित कर दिया था, मगर लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा। नसबंदी से मौत के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रमन सिंह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और न्यायिक जांच की मांग की। वहीं कांग्रेस ने आज राज्य बंद का भी ऐलान किया है। कांग्रेस के इस बंद को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी पूरी तरह से समर्थन दिया है। इस मामले की जांच के आदेश देते हुए राज्य सरकार ने सीएचएमओ समेत 4 लोगों को निलंबित कर दिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है, मगर जब मुख्यमंत्री रमन सिंह से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ऑपरेशन करने के लिए तो नहीं जाएगा। राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये संवेदनशील मुद्दा है। जो बेहतर मदद हो सकता हम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अब ऑपरेशन करने तो जाएगा नहीं। जवाहरलाल देश दिन भर में दिल्ली और एनसीआर की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सैयद सुहेल के पास। सबसे पहले बात दिल्ली की मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। दिल्ली की मशहूर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप जेएनयू के ही एक छात्र पर लगा है। पुलिस ने आरोपी छात्र सुधीर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित छात्रा जेएनयू के हॉस्टल में रहती है। पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र और पीड़ित छात्रा के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छात्रा का आरोप है कि सुधीर शादी का झांसा देकर लंबे अरसे से उसके साथ रेप कर रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने शादी से इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद भी वो लड़की को ब्लैकमेल करता रहा। थक हार कर पीड़िता ने उसके खिलाफ पुलिस में रेप का मामला दर्ज करा दिया। अगर आप इन छुट्टियों में घूमने का इरादा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली से देहरादून घूमने गए एक युवक और युवती के कत्ल के मामले में पुलिस ने एक टैक्सी ड्राइवर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लूटपाट के लिए इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इन दोस्तों की तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर आपकी आंखें खोलने के लिए खबर देखना जरूरी है। ये दोनों 21 अक्टूबर को देहरादून घूमने निकले थे। इसके लिए दोनों ने टैक्सी किराए पर ली। 23 अक्टूबर तक दोनों का संपर्क घर वालों से हुआ, मगर बाद में उनका कोई फोन नहीं आया। इसके बाद लड़की के घर वालों ने 29 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने केस दर्ज कर उत्तराखंड पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की तो राजू नाम के ड्राइवर और उसके 3 साथियों को पकड़ लिया गया। बोलेरो के एक चालक और उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा लूटपाट करने के इरादे से उनकी हत्या की गई और युवक के शव को लाखा मंडल के आगे नौगांव पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत फेंक दिया गया पहाड़ी से नीचे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में कैब ड्राइवर ने कबूला है कि उसने दोनों को देहरादून से 100 किलोमीटर दूर चक्राता ले गया और वहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लूटपाट की और हत्या कर शव फेंक दिया। एक आरोपी ने कबूला है कि लड़की की हत्या से पहले बलात्कार भी किया गया था। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से एक अभियुक्त ने पूछताछ में यह स्वीकार किया है कि युवती की हत्या किए जाने के पूर्व उसके साथ बलात्कार किया गया। बहरहाल 10 दिन पहले उत्तराखंड की नवगांव पुलिस को एक शव मिला था, जिसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वो उस लड़के का ही था। अब पुलिस आरोपियों की बताई जगह पर लड़की का शव ढूंढने की कोशिश करेगी। हरियाणा के पलवल में लाठी और डंडों से लैस दर्जन भर बदमाशों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की। इन बदमाशों ने टोल बूथ में रखे पैसे भी लूट लिए। लूटपाट और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। ये तस्वीर हरियाणा के पलवल में तुमसरा टोल प्लाजा की है। नेशनल हाईवे 2 पर स्थित इस टोल प्लाजा पर दर्जन भर बदमाशों ने जमकर लूटपाट की और बूथों में रखे पैसे लूटकर फरार हो गए। ये वारदात गुरुवार की है। देर रात टोल प्लाजा पर गाड़ियां अपनी रफ्तार से आ जा रही थी, तभी एकाएक हड़कंप मच गया। लाठी डंडों से लैस दर्जन भर बदमाशों ने टोल पर धावा बोल दिया। टोल बूथों पर काम करने वाले कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। कुछ कर्मचारी अपने बूथ में रखे पैसे बचा पाने में कामयाब रहे, जबकि कुछ सब छोड़कर भाग निकले। 4 गाड़ी थी, 2 छोटी गाड़ी थी इनके पास और ये सीधे आए। उन्होंने आके पहले गोली चलाई है, हवाई फायर किए, लड़के भाग गए। फिर लटले रखे, सारे बूथे तोड़े, उनमें से पैसा लिए। सारे जो पैसे रखेगा उनमें बूथों में उनको सारे पैसे को लेके गए। ये कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को फ्री टोल टैक्स पे किए बिना जबरदस्ती चलवा रहे हैं, तो उन्होंने दरखास्त दी थी, हमने उस पर केस रजिस्टर कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश की जा रही है। चलिए अब देश दिन भर में कुछ और खबरें देखते हैं संक्षेप में। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज से सरकारी बैंकिंग कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल बुलाई है, जिसकी वजह से आज देश भर के बैंक बंद रहेंगे। आदर्श ग्राम योजना के तहत गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ का एक गांव गोद लिया। इस गांव का नाम बेटी है। यूपी बीजेपी यूनिट का कहना है कि राजनाथ सिंह जल्द ही इस गांव में आने वाले हैं। उसके बाद यहां के विकास कार्य को मंजूरी दे देंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों बदमाशों के हौसले ज्यादा ही बुलंद हो गए हैं। शहर के नामचीन ढाबे पर बदमाशों ने एक महिला से छेड़खानी की। जब उसके पति ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे बुरी तरह से पीटा। इतना ही नहीं, पीड़ित की नई कार भी तोड़ दी। हैरानी की बात यह है कि ढाबा मालिक ये सब देखता रहा और पुलिस को फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा। पश्चिम बंगाल के मालदा में बलात्कार की कोशिश के केस का मामला वापस लेने के लिए दबाव बना रहे आरोपी ने पीड़ित महिला के पिता को पहले तो बुरी तरह से पीटा और फिर उनकी आंख फोड़ दी। पिता को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के पिता की पिटाई और आंखें फोड़ने की वारदात के बाद से इलाके में खौफ है। आरोप है कि आरोपी रिंटू शेख काफी दिनों से इंग्लिश बाजार थाना के लखी घाट में अपने पिता के घर रहने वाली महिला को परेशान कर रहा था। आरोप के मुताबिक रिंटू ने 2 बार महिला का बलात्कार करने की भी कोशिश की थी, जिसकी रिपोर्ट परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई थी। आरोपी इसी केस को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला के पति की 8 साल पहले मौत हो गई थी। तब से वो अपने 2 बच्चों के साथ पिता के घर रह रही थी। अब पिता पर हमला होने के बाद पुलिस जांच करने का रटा रटाया सा जवाब दे रही है। बता दें कि मामला इतना बढ़ गया था कि पंचायत तक बुला ली गई थी, मगर आरोपी पर नकेल नहीं कसी जा सकी, जिसका नतीजा एक पिता को आंख गंवाकर भुगतना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बयान देकर एक बार फिर विवाद में है। इस बार उन्होंने अगड़ी जाति को विदेशी करार दिया। इस बार उन्होंने वाल्मीकि नगर में आदिवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ऊंची जाति के लोग इस देश के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी वो राज कर रहे हैं। सीएम यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आदिवासी और दलित ही यहाँ के मूल निवासी हैं और उन्हें अपना अधिकार लेना चाहिए। अपने भाषण के दौरान जीतन राम मांझी ने सरकारी अफसरों को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए सुधर जाने की चेतावनी भी दी। हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं, जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं, वे लोग सब विदेशी हैं। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का। हमारा यहाँ अधिकार है, इसलिए अधिकार लेने के लिए तुमको पात्र बनना होगा। अब हम वापस चलते हैं स्टूडियो तेजस्वी के पास। शुक्रिया विक्रांत। और आपको बताते हैं देश दिन भर में आपके राज्य आपके शहर की खबरों के साथ साथ लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। दफ्तर और घर के बाहर ना निकलिए। IBN 7 पर ये खबरें देखिए।